उम्मीदवार हैं। पुष्पेंद्र चंदेल जी को जब टिकट मिला था सांसद का, तो मुझे जिंदगी के सबसे खुशनुमा खबरों में से एक खबर वो भी थी कि पुष्पेंद्र जी सांसद हो जाएंगे। आज मैं आपके बीच में आई हूँ, एक थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए बहुत जल्दी में भाग जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी को पता होगा बनारस में फॉग आ गया था, तो सारे हेलीकॉप्टर की लेट टेक ऑफ हुई है और जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको शायद जानकारी होगी। हाँ, और ये भी कहा गया है कि पहुंचना भी जल्दी है क्योंकि फिर 3 बजे के बाद वहां फॉग आ जाएगा। और अभी राठ, हमीरपुर और राठ में, चरखारी में और नरेनी 3 सभाएं हैं अभी, और 1 घंटे की फ्लाइट उसके बाद की है। तो इसलिए मैंने माफ करना, मैंने माइक हाथ में ले लिया। और हमारे बाबूराम निषाद जी भी यहाँ पर है। हमारे कहाँ चले गए अनिल अहिरवार, अनिल अहिरवार जी भी है। टिकट अनिल अहिरवार जी को भी मिल सकता था, लेकिन हमने देश काल और परिस्थिति के आधार पर निर्णय किया और हमारी बहन को टिकट मिला है। मनीषा अनुरागी को टिकट मिला है। जैसे मैंने अनिल अहिरवार जी के लिए वोट मांगे थे, उससे ज्यादा और विनम्रता के साथ मैं मनीषा के लिए वोट मांग रही हूँ, क्योंकि मैं महिला है। आओ हमारे बाबूराम निषाद जो बुंदेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, वो लोगों को बताती हूँ कि अच्छे किए गए पुण्य के काम का फल समय आने पर जरूर मिलता है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जान शरद ऋतु खंजन आए और समय पाए जीवी सुकृत सुहाए। जब समय आता है तो अच्छे कर्मों का फल मिलता है। पुष्पेंद्र को महोबा से टिकट नहीं मिला था, मुझे बहुत दुख हुआ था। महोबा से जिनको टिकट मिला था, मैंने उनके टिकट का बहुत विरोध किया था, लेकिन ऐसी साजिश हो गई थी कि उनको टिकट मिल गया था। अंत में वो चुनाव भी हारे और जेल की हवा भी उनको खानी पड़ी, वो स्थिति बनी थी। और तभी से मुझे यह दुख रहता था कि ऐसी कैसी भी बीजेपी में आई जो पुष्पेंद्र को टिकट नहीं दिला पाई। और इसलिए जब पुष्पेंद्र को लोकसभा का टिकट मिला तो मुझे लगा मूल तो मिल ही गया, ब्याज भी साथ में मिल गया। इतनी खुशी मुझे हुई थी और मैं पूरे टाइम पूछ रही थी कि पुष्पेंद्र का रिजल्ट बताओ क्या हुआ। और जब वो जीते तो मुझे भारी खुशी हुई। हमारे अनिल अहिरवार को टिकट नहीं मिला, मुझे कोई दुख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना हमारे लिए अहम है और हमारी पार्टी को ऐसा लगा कि बहन मनीषा अनुरागी को आगे करके हम ये चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए हमने मनीषा अनुरागी को आगे किया, क्योंकि हमारे लिए एक सीट अहम है, एक सीट महत्वपूर्ण है। आप याद करिए 1991 में लहर चली थी बीजेपी की और बाबू कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और 1 हफ्ते के अंदर कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया कर दिया था, भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया था। फिर राजनाथ जी बने, राम प्रकाश जी बने। जब जब हमारी सरकारें रही है हमने भ्रष्टाचार और अपराध का सफाया किया है। उन दिनों को याद करिए और अभी देखिए जो लहर चली है बीजेपी की, ये 91 में ऐसी लहर चली थी, तब भी हमने किसी को नेता घोषित नहीं किया था। लोग हमको पूछते हैं कि आपने कोई नेता घोषित क्यों नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा, ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं कि इनके यहाँ पर सब सिंगल आइटम होते हैं। ये दूसरे को उठने ही नहीं देते हैं, दूसरे को दावेदारी करने ही नहीं देते हैं। मायावती सबको जूतियों के पास बिठा करके रखती है। अखिलेश ने पूरे परिवार में ही लड़ाई करके अपना दावा ठोक दिया और कहा कि ये मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जबकि मैं आपको बताऊं, अखिलेश की और शिवपाल की और मुलायम सिंह जी की जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की नहीं हुई है, ये लड़ाई अधर्म और अधर्म की हुई है। ये लड़ाई पाप और पाप की हुई है। ये लड़ाई लूट और लूट की हुई है। ये लड़ाई इसकी हुई है कि तुमने ज्यादा क्यों खा लिया और मुझे उतना पूरा क्यों नहीं बताया, इसको लेकर पूरी लड़ाई हुई है। तुमने इस अपराधी को क्यों बचा लिया। और मैं बताऊं ये लड़ाई कब शुरू
लोहरदगा में राम वृक्ष यादव की घटना सामने आई, तब ये पूरी भिड़ंत हुई है शिवपाल में, मुलायम में और अखिलेश ने। और वहां वो लोग, गरीब लोग जो जिंदा भून दिए गए थे राम वृक्ष के साथ, राम वृक्ष तो भून ही दिया गया था, लेकिन सबूत न मिलने पावे इनकी संलग्नता का, अखिलेश की, शिवपाल की और राम गोपाल की, इसलिए 100-200 लोग वहां जिंदा भून दिए गए थे। वहां पर जब राम वृक्ष यादव के उस स्थान पर आग लगी थी, उन सबकी बददुआ का परिणाम है आज कि समाजवादी पार्टी में आज आग लगी हुई है, इनके परिवार में आग लगी हुई है। और उसमें इतने बेकसूर पुलिस अधिकारी मरे थे, एक डीएसपी मरे थे, एक एसडीएम मरे थे। और इसलिए अब इस लहर का मुकाबला करने के लिए जब कल्याण सिंह ने सरकार बनाई, लहर चली, पहली लहर चली भाजपा की, फिर लहर चली कल्याण सिंह की, आपको याद होगा। फिर 6 दिसंबर को रामलला के चरणों में हमारी सरकार की भेंट चढ़ गई। और जब हमारी सरकार की भेंट चढ़ गई तो मुलायम और कांशीराम एक हुए हमारा मुकाबला करने के लिए। और 93 में जब चुनाव हुआ तो मुलायम और कांशीराम का गठबंधन हुआ। राहुल और अखिलेश को लग रहा है कि हम भी गठबंधन करके इस लहर का मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं राहुल और अखिलेश को याद दिलाऊंगी, कहां कांशीराम, कहां राहुल गांधी, कहां मुलायम सिंह और कहां अखिलेश यादव। जिस बाप को बेटे ने घर से ही निकाल के बाहर कर दिया है, ना उस बेटे की हैसियत बची, ना उस बाप की हैसियत बची है। जिसका पहले ही कुर्ता फटा हुआ है वो क्या मुकाबला करेगा हमारा नरेंद्र मोदी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी का। लोग मुझे कहते हैं आपने नेता घोषित नहीं क्यों नहीं करवाया। अरे बाबा, वो तो सिंगल आइटम वाले लोग हैं, उनके यहाँ एक ही नेता होता है। हमारे यहाँ तो ये जितने इधर बैठे हैं मंच पे, ये सब नेता हैं। जितने इधर खड़े हैं ये सब नेता हैं। और जितने सामने हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये राहुल से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अखिलेश डोनेशन दे करके पढ़ा है, लेकिन अंतर इतना है कि ये हमारे पार्टी के नौजवान वो नौजवान हैं जो भगवान राम के आदर्श को मानते हैं कि पिता के वचन की मर्यादा की रक्षा के लिए राजगद्दी का त्याग करके 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया था। और ये वो बेटा है जिसने बाप को ही वनवास दे दी अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ तो लाखों नौजवान ऐसे हैं जो राहुल और अखिलेश के मुकाबले में बड़े नेता है, और हमारी मनीषा अनुरागी मायावती के मुकाबले में बड़ी नेता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो एक से एक लोग मौजूद हैं। हमें क्या कमी है? ये तो रणनीति की बात होती है। जब युद्ध जीतना होता है ना, तो रणनीति बनानी पड़ती है कि चेहरा कब दिखाना है और चेहरा कब नहीं दिखाना है। राम ने रावण को मारा तो चेहरा दिखा के मारा, लेकिन राम ने जब बाली को मारा तो चेहरा छुपा के मारा। बोले चेहरा छुपा के मारा कि नहीं मारा? जब बालियों को मारना हो तो चेहरा छुपाना पड़ता है, और जब रावणों को मारना हो तो चेहरा दिखाना पड़ता है। ये याद रखिएगा। और इसलिए अब इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, और वही मुद्दा जो है वो है हमारा नेता। वो मुद्दा क्या है? मुद्दा है सुशासन, मुद्दा है अपराध और भ्रष्टाचार का सफाई का हमारा जो संकल्प है, ये संकल्प ही हमारा नेता है और इस चुनाव का नेतृत्व कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। ये एक देश के बराबर है। इसकी आबादी लगभग अमेरिका के बराबर है। ये प्रदेश अगर पिछड़ा रहेगा, गरीब रहेगा, तो भारत कभी समर्थ और संपन्न राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर भारत को समर्थ और संपन्न राष्ट्र बनाना है तो उत्तर प्रदेश को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निकालना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी करनी पड़ेगी। जब तक उत्तर प्रदेश की छवि अच्छी नहीं होगी, तब तक भारत की छवि दुनिया में अच्छी हो नहीं सकती है। इसकी चिंता मोदी जी को है, और इसलिए इस छवि को ठीक करने के लिए 3-4 काम करने पड़ेंगे, जिसमें से 2-4 काम तो पहले ही हो जाएंगे। आप देखिएगा, जैसे ही 11 तारीख आई, काउंटिंग हुई, हमारी मेजॉरिटी दिखाई दी। जो समाजवादी पार्टी के समय पर जो अपराधी पनप गए थे, वो सब सांपों की तरह बिलों में भागते नजर आएंगे, और जो बाकी के बचे रहेंगे उनको हम उन्हीं से ठीक करवाएंगे। जो पुलिस अधिकारी उनको सलामी बजाते थे, वही पुलिस अधिकारी डंडा मार के उनकी खोपड़ियां तोड़ते नजर आएंगे, और इसको हम आपको यहां पर दिखाएंगे। क्योंकि पुलिस और प्रशासन ये शासन के हाथों में चलने के लिए मजबूर होते हैं। नेता बदल जाता है तो इनकी काम करने की पद्धति भी बदल जाती है। इसलिए अपराध पर तो तुरंत कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल 2-3 महीने में होगा, क्योंकि पकड़ना पड़ेगा कि कौन कहां बैठ के कैसे कैसे खा रहा है, तो कुछ को इधर उधर करना पड़ेगा। और
बात है जिसमें सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, अस्पताल है, पढ़ाई है, इसके लिए मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है नोटबंदी से। नोटबंदी में जो काला धन जमा हो गया है बैंकों में, अब पूछा जाएगा हिसाब कि भैया तुमने 5 करोड़ जमा कराए हैं, तो ये बताओ कि ये 5 करोड़ कहां से आए। अगर उन्होंने बता दिया कि ये 5 करोड़ हमने ऐसे कमाए और सबूत दे दिए तो टैक्स काट के उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बता पाए तो वो पूरे 5 करोड़ आपके चरणों की भेंट चढ़ जाएंगी, और ऐसे हजारों करोड़ आपके चरणों की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि हजारों करोड़ का धन ऐसा जमा हो गया है जिसका लोग हिसाब नहीं दे पाएंगे, और जब उसका हिसाब नहीं मिलेगा तो फिर उनको वापस नहीं मिलेगा। जो हिसाब नहीं दे पाएंगे वो जेल की हवा खाएंगे और आपके अस्पताल में दवाइयां पहुंचेंगी, आपके स्कूल की पढ़ाई ठीक हो जाएगी, आपके सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त होगी, क्योंकि ये चीजें हैं जिसकी उत्तर प्रदेश को जरूरत है। नौजवानों के लिए रोजगारों की व्यवस्थाएं होगी, महिलाओं के लिए सम्मान के साथ में जीने की व्यवस्था होगी। हमारी महिलाएं घरों में निकल नहीं पाती है घरों से, लेकिन जब जब हमने सरकार बनाई है हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। जब सब सरकार बनाई है राज्य में अमन चैन कायम रहा है। 10 साल आपके बहुत खराब निकले। 10 साल दिल्ली में यूपीए की सरकार थी जिसमें एक मोदी बाबा बैठे हुए थे प्रधानमंत्री बनके। वो उनको पूछा कि कोयला घोटाला कैसे हुआ, बोले मेनू की पता। फिर उनको पूछा 2G 3G कैसे हुई, बोले मेनू की पता। उनको पूछा आदर्श घोटाला कैसे हुआ, बोले मेनू की पता। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जी नहा रहे थे और रेनकोट पहन के नहा रहे थे, तो पानी तो गिर रहा था लेकिन छींटे ऊपर नहीं पड़ने दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। 10 साल ऐसा प्रधानमंत्री रहा है इस देश में जो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। ये पहला प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मुझे सब पता है, न खाने दूंगा और न खाऊंगा। ये वो व्यक्ति है। और राहुल गांधी को, कांग्रेस को सबसे बड़ी तकलीफ दूसरी है। उनकी तकलीफ यह है कि जैसे पहले बुंदेलखंड के गांव में ऐसे पूरे टाइम हाथ क्यों जोड़ेंगे, नहीं हम तेरे लिए हाथ जोड़ेंगे। राहुल गांधी राजघराने में पैदा हुए हैं, इसलिए उनको बहुत जलन है। सोनिया को भी बहुत जलन है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमारी सरकार जब यहां बनती थी तो एवं धोखे से बन जाती थी देश में। कांग्रेस मानती थी कि हम देश के स्वाभाविक राजा हैं। तो जैसा बुंदेलखंड में होता था पहले, राजे रजवाड़े बोलते थे कि चूना खाली राजा साहब की हवेली में लगेगा बाकी का नहीं लगेगा, सीमेंट खाली राजा साहब की हवेली में लगेगा बाकी का नहीं लगेगा, घोड़े पे बैठ के दूल्हा राजा साहब के घर के सामने से नहीं निकलेगा। कांग्रेस का दिमाग भी राहुल का ऐसा ही है कि मेरे परदादा प्रधानमंत्री, मेरे दादी प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मैं तो राजकुमार हूं, और ये चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया। इसकी तकलीफ राहुल गांधी को हो रही है कि ये गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया। और इसलिए राहुल और हमारे अखिलेश जी, हमारी बहन जी सब परेशान हैं। बहन जी को परेशानी है माला के नोट अब सिगड़ी जलाने के काम आएंगे, और सिगड़ी भी चोरी से जलानी पड़ेगी, हाथ सेकने के काम आएंगे। हमारे राहुल जी परेशान है, समझ में ही नहीं आता है कि आलू खेत में पैदा होता है कि फैक्ट्री में पैदा होता है, इसलिए बहुत परेशान है। अपने पोते की फटी हुई बाह दिखा दी है, और साथ में ये भी कहा है कि देखो मैं तो समाजवादी घोषणा पत्र को भी फाड़ सकता हूं, पिछले चुनाव में फाड़ दिया था उन्हें समाजवादी घोषणा पत्र, आपको याद होगा। अब मुझे एक चिंता लग रही है कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन गठबंधन का अंत क्या होगा वो भी मैं यही घोषणा करे जा रही हूँ। मुलायम और कामशी राम का जब गठबंधन हुआ तो उसका अंत हुआ था 1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में, जब समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने मायावती पे हमला बोल दिया था, आपको पता होगा, और उनके बाल पकड़ के उनको घसीट रहे थे। मायावती चिल्ला रही थी, बसपा का कोई नेता बचाने नहीं आया। कौन आया था? मेरी पार्टी का शेर ब्रह्मदत्त द्विवेदी रिवॉल्वर लेकर के वहां बाहर निकला। वो विधान परिषद के सदस्य थे, वो वहां रुके हुए थे, और उन्होंने मायावती जी को कहा बहन आप मेरे कमरे में बैठो, और फिर कमरे की चिटकिनी लगाई और अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर बाहर निकाली और हवा में लहराई, और सपाहियों को कहा कि मायावती किसी दूसरी पार्टी की हो सकती है, लेकिन मैं हिंदू हूं, हर बहन बेटी की मर्यादा का रक्षा का काम करना मेरा धर्म है, और खबरदार
लगाया, मैं जाऊंगा या मार डालूंगा, लेकिन मायावती को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं सोच रही हूं कि उस गठबंधन का तो वो अंत हुआ था, आप किस गठबंधन का देखते हैं कौन किस पे हमला बोलता है और कौन किसके कपड़े फाड़ता है। लेकिन ये थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि राहुल का पहले से ही बाह थोड़ी फटी हुई है, आपको पता है, कुर्ता फटा हुआ है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में जो लहर चली है उस लहर से अलग नहीं होना है। और मेरी बहन मनीषा अनुरागी, हाँ मुझे पता तुम अनुरागी हो, क्या है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, एक गाना है ना, और वैसे ही महंगे प्रीत मनीषा की मेरे अनुरागी मन में, हम सब के अनुरागी मन में। तो अनुरागी का बड़ा प्यारा सा शब्द, बहुत मीठा। और हमारी मनीषा चुनाव लड़ रही है, मैं इसको बहुत बहुत विजय का आशीर्वाद देती हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि कमल का बटन दबाइए और प्रचंड शक्ति से संकल्प लीजिए कि बहन मनीषा अलीलाबू को, मैं अपने भाई अनिल अहिरवार को भी यही बात कहूंगी कि आशीर्वाद दीजिए। हम अपने बाबूराम निषाद जी को भी कहेंगे आशीर्वाद दीजिए। पुष्पेंद्र जी तो लगे ही हुए होंगे आज भी। अरे डॉक्टर महेंद्र पाल तुम सामने आ रहे, तुमको तो बहुत गर्व आ गया। अब महेंद्र पाल का क्या है कि मैंने इनको कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो तुम, अब हो गया डॉक्टरी, सीएमओ से रिटायर हो गया ना तुम तो, चलो सामने खड़ो। अब इनको बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे अपन लोग, ठीक है, ओके। और किसको बोलना है, इनको क्या संभाले होंगे, इनको क्यों बोलना, जिसमें शक हो रहा है उसका नहीं, तुम्हें तो आज दिखा रही हूँ। अब तुम भाजपा में विधिवत होने की तैयारी करो। चलो संतराम इधर पत्नी को पीछे छोड़ के कैसे आए। संतराम और उनकी पत्नी दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सीधे खड़ा हो जाए। ये महेंद्र जी, मैं पाँव नहीं छूने देती हूँ ना, मैं पाँव छूने को मना करती हूँ। तो ये हमारे महेंद्र राजपूत जी हैं, ये संतराम जी हैं, ये संतराम जी की सहधर्मिणी है, हमारे अनिल अहिरवार जी हैं, डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी हैं, और हमारे और कौन आए, मदन राजपूत जी हैं, सब आ गए हैं। अब मैं उठाती हूँ मनीषा का हाथ और आप भी हाथ उठाइए और बताइए 19 तारीख वाली वोटिंग है, 23 बताइए 23 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, महिलाओं वाली आवाज नहीं सुनाई दी। बताइए 23 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। बहन मनीषा जीत के विधानसभा पहुंचेगी, भ्रष्टाचार और अपराध का सफाया होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस सीट से एक शुभ संदेश जाएगा। आप सब लोग मोदी जी के साथ में खड़े रहेंगे। बोलिए भारत माता की। जो नीचे होते हैं वो ज्यादा वजनदार होते हैं। तराजू का जो पड़ना होता है वजनदार कौन सा माना जाता है बताओ? नीचे वाला। इसलिए मैं आपको बहुत भारतीय जनता पार्टी